नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं इसकी। हमारी महासंग्राम क्लास होने वाली है जिसमें हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं भैया, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि भैया इसका लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाए, उसको भी बताया जाए कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है और साथ ही उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा और पार्ट 2 लिख करके छोड़ना होगा। ठीक है, आपको लिखना होगा हिंदी पेपर 2 का पार्ट 2 सर लेकर के आइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी का जो पेपर नंबर 2 है उसका नाम यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है भैया? भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास। ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आपको वहाँ का सिलेबस डाउनलोड करके जरूर मैच कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास है या नहीं है। तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से वीडियो को पढ़ करके जाएंगे, एकदम जोश में जाएंगे कि अब जितने भी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के आएंगे सबको चीर फाड़ के रख देंगे। बट जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और प्रश्न पत्र में लिखे हुए प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया वहां पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास होता ही नहीं। तो इसलिए पेपर का मैच कराना, पेपर का नाम मैच कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको मत भूलिएगा, एक बार आप जरूर मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले 3 वर्षों में। ठीक है, क्योंकि महासंग्राम क्लास में आपको पता है कि पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका जवाब हमें कैसे देना था। चलिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कलम और चाय। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? कलम और चाय किस भाषा के शब्द हैं? तो आप लिखेंगे भैया कि जो कलम शब्द है ये आपका अरबी भाषा है और जो चाय शब्द है ये आपकी कौन सी? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं संस्कृत के मूल रूप में लिखे शब्द को क्या कहते हैं? मतलब बोल रहे हैं जैसे संस्कृत के मूल रूप में जो लिखे हुए शब्द थे उनको हम हिंदी में प्रयोग करने लगे तो उनको किस नाम से हम संबोधित करते हैं? तो भैया उनको क्या करते हैं? तत्सम के नाम से संबोधित करते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को परिवर्तित कर करके हिंदी में यूज किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं भैया? तो उनको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, हमारे आस पड़ोस हमारे देश में ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो किसी भाषा में नहीं आते, तो उनको हम क्या बोल देते हैं भैया? देश शब्द कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विभाषा किसे कहते हैं? आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे जब कोई बोली अपने सीमित क्षेत्र से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है भैया? विभाषा कहा जाता है। ठीक है, बोली से बड़ा नाम और भाषा से छोटा, बोली से बड़ा भाषा से छोटा जो पार्ट होता है आप उसको कह सकते हैं विभाषा। मतलब कह रहे हैं बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब जब वो अपने क्षेत्र को पार कर जाए, 2 से 3 क्षेत्रों में बोली जाने लगे तो उसको विभाषा कह देते हैं। अब वो जो अपना क्षेत्र 2-3 उनको भी पार कर जाती है, मतलब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उसको हम भाषा का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप तीनों भाषा, विभाषा और बोली तीनों में आप अंतर जानिएगा और अगर आपसे पूछ ले तो आप उसको आराम से बता भी दीजिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इसके लेखक कौन है? तो आप लिखेंगे भैया डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने जो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास नाम की पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का जवाब भी दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं कि हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा नाम की जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? भोलानाथ तिवारी जी ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि का मतलब जैसे छोटा आ बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, तो इसको हम क्या एक पहले तो ये वर्णमाला है, वर्णमाला मतलब वर्ण है। ठीक है, बट इसको जो लिखने का तरीका है इसी को हम लिपि कहते हैं।
कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो लिपि है इसकी कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। तो हिंदी की बोलियों की संख्या टोटल कितनी है, 18 है। मतलब कितने हैं, 18 प्रकार की बोलियां जो हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस विद्वान ने वैदिक स्वरों की संख्या 4 मानी है। वैदिक स्वरों की संख्या किस विद्वान ने 4 नहीं 14 मानी है। तो आप लिखेंगे भैया हरदेव बिहारी जी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 14 मानी है, 14 मानी है। आपको ये रट लेना है, ठीक है। नाम क्या है, हरदेव बिहारी, सॉरी बाहरी, बिहारी नहीं बाहरी लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं देवनागरी लिपि कैसी लिपि है। तो भैया ये कौन सी है, आक्षरिक लिपि है। कौन सी है, आक्षरिक लिपि है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि नागरी लिपि सुधार समिति, ठीक है, के संयोजक कौन थे। तो आप लिखेंगे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर जी थे। कौन थे भैया, काका कालेलकर जी हैं। बहुत पॉपुलर नाम है, आपको याद करने की जरूरत क्या है, 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था भैया। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने दिया था। किसने दिया था, सुनीत कुमार चटर्जी जी ने जो है यह कहा था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हम रोमन लिपि को स्वीकारेंगे, उसी को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसी को यूज में लाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया कि सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम किसने दिया था भैया। तो सिद्ध मातृका लिपि जो थी उसको किसने, डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि के नाम से संबोधित किया था। तो आपको यहां पर अगर ये प्रश्न पूछ ले रहा है तो आपको आराम से बता देने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय के हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें व्याख्या वगैरह करना आता है तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये एक एक दो लाइन के क्वेश्चंस हैं तो ये आपके अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आप लिखेंगे गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में आपको देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आ की 12 खड़ी, ठीक है, किसने तैयार की थी। आ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी, छोटा आ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी। तो आप लिखेंगे भैया किसने की थी, सावरकर बंधुओं ने जो है इसकी 12 खड़ी तैयार की थी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण का सुझाव किसने दिया था भैया। तो यह किसने दिया था, श्रीनिवास जी ने कहा था कि महाप्राण वर्णों के स्थान पर हम क्या करेंगे भैया, अल्प प्राण को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पतंजलि की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे महाभाष्य जो है ये इनकी पहली रचना थी, फिर पतंजलि योग सूत्र जो थी इनकी दूसरी रचना थी, फिर उसके बाद भैया सामवेदीय निदान सूत्र जो था ये आपका पतंजलि की तीसरी रचना थी, महानंद काव्य एवं चरक संहिता का परिष्कार, ठीक है। ये इतनी जो है रचनाएं जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपकी पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को एकदम से एक एक लाइन के हैं याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है। तो आप लिखेंगे भैया प्राकृत सर्वस्व जो है वो किसकी है, मार्कंडेय जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि रस गंगाधर के लेखक का नाम बताना है। तो रस गंगाधर के लेखक कौन थे, पंडित राज जगन्नाथ जी थे। कौन थे भैया, पंडित राज जगन्नाथ जी थे। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं हिंदी अर्थ विज्ञान किसकी रचना है। तो आपको बताना है जो हिंदी अर्थ विज्ञान है भैया वो किसकी है, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की है। किसकी है, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना का नामोल्लेख कीजिए। बताना है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की कौन सी रचना थी। तो आप भैया लिखेंगे हिंदी
भाषा एवं भाषा विज्ञान, ये दोनों किसकी रचनाएं थी? तो ये हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान जो है एक ही रचना है, तो ये किसकी रचना थी? तो ये भैया भोलानाथ तिवारी की रचना थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाषा की परिभाषा दीजिए। भाषा हम किसे कहते हैं? तो भाषा को परिभाषित करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है, क्या लिखा है भैया? कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब बोल रहे हैं भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भैया? सोचते हैं, मतलब किसी चीज को सोचते हैं, अपने मन में मनन चिंतन करते हैं और साथ ही साथ उसको किसी के सामने प्रकट भी करते हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं तो सामने वाला समझ पाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं भैया? उसी माध्यम को भाषा कह देते हैं। अगला प्रश्न यहीं पे पूछ रहे हैं कि अहम राष्ट्रीय संगमनी, ठीक है, क्या अहम राष्ट्रीय संगमनी किसकी उक्ति है? तो आप लिखेंगे भैया यह उक्ति कहां पर देखने को मिलेगी? ऋग्वेद में देखने को मिलेगी, वहीं पर लिखा है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी। ठीक है, यह आप यहां पर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं कि वाक्य पदीय, क्या वाक्य पदीय किसकी रचना है? तो भैया आप लिखेंगे किसकी है? तो ये आपकी भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि, अरे जो कुछ भी लिखा है अपना यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि शब्दानुशासन किसकी कृति है? तो आप बताएंगे भैया जो शब्दानुशासन है ये किसकी? हेमचंद्र की जो है कृति है, हेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर फिर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि ध्वन्यालोक, क्या ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचनाकार भैया कौन है? आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। कौन है? आचार्य आनंद वर्धन जी जो हैं, इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है स्वराघात के कितने भेद हैं? तो आप लिखेंगे भैया स्वराघात के 3 भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला है उदात्त, दूसरा है आपका अनुदात्त और तीसरा है आपका स्वरित। ये 3 भेद जो हैं किसके हैं? स्वराघात के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि शब्द शक्ति कितनी होती है? तो आप लिखेंगे भैया शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? अभिधा शक्ति शब्द शक्ति, दूसरा होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे फिर से पूछ ले रहे हैं। कौन सा पूछ रहे हैं? कि भारतीय आर्य भाषा और हिंदी किसकी रचना है? तो आप लिखेंगे भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के रचनाकार कौन है? सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं। कौन है? सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछ ले रहा है कि मैथिली किस हिंदी की बोली है भैया? तो आप लिखेंगे मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न फिर पूछ ले रहे हैं कि क, ख, ग, ज और फा, क, ख, ज और फा फारसी ध्वनियाँ हिंदी में कब आई थी? तो आप लिखेंगे भैया ये शब्द जो है कब आए थे? ये सभी स्वर मध्यकाल में आए थे जिनके पीछे नुक्ता लगा था। नीचे क्या लगा था? नुक्ता लगा था, क। ठीक है, फिर क्या लिखा था? ख, फिर ग, फिर ज, फिर फ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहे हैं कि बिहारी हिंदी बोलियों का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे बिहारी हिंदी बोली में कितनी आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। पहली आती है भोजपुरी, दूसरी आती है मैथिली और तीसरी आपकी आती है मगही। ये 3 बोलियां जो है किसमें आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं रेख्ता शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो आप लिखेंगे रेख्ता शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। फिर अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछ रहा है कि चा, छा, जा, झा और इया किस प्रकार की ध्वनियां हैं भैया? तो ये सभी ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य हैं। इसमें हमारी जो जीवा है वो क्या करती है? हमारे तालु को छूते हैं। क्या करती हैं? तालु को छूती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चा, छा, जा, झा को चा, छा, जा, झा। इया को इया तो नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे कौन से आ जाते हैं? नासिक के स्वर में आ जाते हैं, नासिक के व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे भैया? तालव्य ध्वनियां कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अवधि का विकास जो है किसकी कृति है? मतलब कौन से ऐसे लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने अवधि के विकास नाम का एक पुस्तक लिखी थी? तो वह किसने लिखी थी? बाबूराम सक्सेना जी ने अवधि का विकास लिखा था। यह कृत किसकी है? बाबूराम सक्सेना जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं संस्कृत
उपसर्गों की कितनी संख्या होती है, तो आप लिखेंगे संस्कृत में उपसर्गों की टोटल कितनी संख्याएं हैं, 22 संख्याएं हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं भैया, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहले को हम कहते हैं एक वचन और दूसरे को कहते हैं बहुवचन। जब संख्या एक होती है तो उसको एक वचन, और एक से जैसे ही अधिक संख्या 2 या 3 हो जाती है तो उसको हम बहुवचन कह देते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी में कितने लिंग होते हैं भैया, तो 2 लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि वर्तनी में अशुद्धियों के 3 कारणों का नामो उल्लेख कीजिए। हिंदी की जो वर्तनी है उसमें 3 प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, उनका नाम बताना है। तो पहला है कि अज्ञान, अज्ञानता के कारण आपको उसकी वर्तनी में जो है अशुद्धियां देखने को मिलेगी। दूसरा विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव के कारण भी आपको जो है वर्तनी में। और तीसरा असावधानियां, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असावधानियां बरतने लगते हैं, मतलब लिखते हैं उतना सावधान होकर के नहीं लिखते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो वर्तनी में इसी प्रकार से 3 प्रकार हैं, 3 कारण हैं जिसके कारण से हमें अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लिपि का सामान्य अर्थ बताइए, तो आप लिखेंगे लिपि का सामान्य अर्थ क्या होता है भैया, लिखावट। क्या होता है, लिखावट होता है। तेलुगु शब्द का उद्भव किससे माना जाता है भैया, तो जो तेलुगु शब्द है उसका उद्भव त्रिलंग से माना जाता है। किससे माना जाता है, त्रिलंग से माना जाता है। तेलुगु शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि भाषा की 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो भाषा की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। जिसमें से पहली जो विशेषता है वो है भाषा सर्वव्यापिनी है। क्या है भैया, भाषा सर्वव्यापिनी है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है भाषा मानव का चिर संचित कोश है। क्या है भैया, चिर संचित कोश है। तीसरा है भाषा अर्जित प्रवृत्ति है, मतलब इसको हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। चौथा है आपका भाषा निर्वैयक्तिक है, ठीक है। और पांचवा आपका बताते हैं परिवर्तनशीलता भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसमें परिवर्तनशीलता, भाषा अक्सर क्या होती है, बदल जाया करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ध्वनि के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे ध्वनि की प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला आता है मात्रा, दूसरा गुण आता है स्वराघात, तीसरा आता है बालाघात, और चौथा आपका आता है वृत्ति, और पांचवा संधि, और छठवां आपका संगम। ये 6 गुण जो हैं क्या है भैया, ध्वनि के गुण हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ध्वनि परिवर्तन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि में जो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है इसके 2 कारण बताइए। तो क्या है भैया, मुख सुख एवं प्रयत्न लाघव, ठीक है। क्या भैया, मुख सुख एवं प्रयत्न लाघव तथा अशिक्षा। मुख सुख एवं प्रयत्न लाघव पहला कारण है और दूसरा कारण है अशिक्षा। इसी के कारण से आपको ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ध्वनि परिवर्तन की 2 दिशाओं का उल्लेख कीजिए भैया। तो ध्वनि परिवर्तन की 2 दिशाएं कौन कौन सी है, पहला है आगमन और दूसरा है लोप, ठीक है। आगमन और लोप ये दोनों जो हैं क्या है, ध्वनि में परिवर्तन ला देते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं भाषा विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे भाषा विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहली अध्ययन पद्धति कौन सी है, ऐतिहासिक है। दूसरी है तुलनात्मक, तीसरी आपकी संरचनात्मक या फिर वर्णनात्मक पद्धति। ये 3 प्रकार की पद्धतियां जो है वो क्या है, भाषा के अध्ययन की या भाषा विज्ञान की अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि रूप परिवर्तन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो आप लिखेंगे सरलीकरण की प्रवृत्ति, नवीनता का बोध, ठीक है। उसके बाद सादृश्य समीकरण, अस्पष्टता, फिर अज्ञान, फिर बल का प्रयोग और साथ ही साथ आवश्यकता। ये भैया रूप परिवर्तन के प्रमुख कारण हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का नामोल्लेख कीजिए। कौन सी ऐसी आर्य भाषाएं थीं जो प्रचलित थी मध्यकाल में, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया पाली, संस्कृत और अपभ्रंश। ये 3 प्रकार की भाषाएं क्या थीं, मध्यकाल में भारत में प्रचलित थीं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को कितने खंडों में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे इसको हम 3 खंडों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, तो हिंदी भाषा के विकास का जो पहला खंड है उसको हम आदिकालीन हिंदी भाषा कहते हैं, दूसरा मध्यकालीन हिंदी भाषा, और तीसरा आधुनिक या फिर आप कह सकते हैं वर्तमान कालीन हिंदी भाषा, ठीक है। तो इस
प्रकार से आप 3 खंडों को बता सकते हैं। आखिरी प्रश्न आपका अगला और आखिरी प्रश्न है कि विशेषण के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं भैया? मतलब विशेषण का मतलब आप जान रहे हो ना, एडजेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी होगी तो पता होगा, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संकेत, चौथा परिणाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका व्यक्तिवाचक। ये 6 प्रकार के विशेषण जो हैं हिंदी में बताए गए हैं, ठीक है। ये 6 प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके आगे का भी वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है भैया? वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में हिंदी के पार्ट 2 को लिखना होगा, ठीक है। हिंदी के पेपर 2 का पार्ट 2 लिख करके छोड़ देना होगा। आपको इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।